सबने पीछे पलटकर देखा तो देखा कि महेश रीता के साथ पुलिस चौकी में दाखिल हुआ है। नैना को देखकर रीता खुशी से बोल पड़ी, मुझे पता था तू यहाँ जरूर मिलेगी। महेश भी नैना के पास आकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए नैना जी, मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन आपकी सहेली ने मेरी आत्मा को जगा दिया और आज मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाने यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे पास सबूत गवाह सब हैं। मैं कातिलों को सज़ा दिलाकर रहूँगा। मैं बस कुछ देर के लिए डर गया था। इंस्पेक्टर रंजीत बोला, बिल्कुल, पुलिस भी आपके साथ है क्योंकि मैंने आईजी सर से बात कर ली है इस बारे में। तो मिस्टर थाना इंचार्ज साहब, अब तो आप रिपोर्ट लिखेंगे ना? थाना इंचार्ज बोला, हाँ जी बिल्कुल सर, आईजी सर की बात कौन टाल सकता है। नैना बोली, रीता, अब तो महेश जी तेरे साथ हैं तो भारती को इंसाफ मिलकर रहेगा। मैं अब ज़्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रुक पाऊँगी। 4 दिनों के बाद मुझे अपने ससुराल वापस जाना है, लेकिन जाने से पहले मुझे महेश जी का यह रूप देखकर बहुत खुशी हुई। आज तेरे कारण इंसाफ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। रीता बोली, हाँ मुझे भी बहुत खुशी है इस बात की। अब तो निश्चिंत होकर अपने ससुराल जा, मैं अपनी ननंद को इंसाफ दिला लूँगी। तेरा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी नैना। तू मुसीबत मोल लेकर यहाँ तक आई है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। नैना बोली, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यह सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। जिस तरह मैंने मोना के लिए आवाज़ उठाई, तूने भारती को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई, वैसे ही आगे भी लोगों को जागरूक करते रहना, जिससे लोग जो अपराध होते देखकर मूक दर्शक बने ना रहें, बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं तो कहना चाहूँगी, जब अपराध पहली बार हो रहा हो तभी उसका अंत हो जाना चाहिए, वरना अगर उसे पहली बार में ही नहीं रोका गया तो आगे रोकना मुश्किल हो जाता है। रीता बोली, नैना तू सही कह रही है। पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत बोला, अगर हमारे देश में हर कोई आप लोग जैसा हो जाए तो पुलिस और जनता मिलकर पूरे शहर में कानून व्यवस्था लागू कर सकती हैं। नैना हंसते हुए बोली, लेकिन सर, पुलिस ऑफिसर भी तो आपके जैसा होना चाहिए, वरना यह थाना इंचार्ज साहब के जैसा हुआ तब क्या करेंगे। थाना इंचार्ज बोला, जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में अपनी ड्यूटी भूल बैठा था, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। महेश बोला, नैना जी आप निश्चिंत होकर जाइए। मैंने सुना है आप अपनी सहेली मोना के केस में पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। नैना बोली, जी हाँ बिल्कुल, अब मुझे यहाँ पूरा यकीन है कि आप सब संभाल लोगे। चलती हूँ रीता, अपना ख्याल रखना। रीता नैना के गले लगती हुई बोली, तू भी अपना ख्याल रखना और ब्रजेश जी के साथ खुश रहना। नैना अपने घर की ओर चल दी। जैसे ही उसने अपने घर के अंदर कदम रखा वो चौंक पड़ी, क्योंकि सामने ही ब्रजेश आंगन में बैठे हुए थे। नैना हैरानी से बोली, आप कब आए और आज क्यों आए? अभी तो मुझे वापस जाने में पूरे 4 दिन बाकी थे, आप तो 4 दिन पहले ही आ गए। दादी बोली, नैना ये कैसी बातें कर रही है तू? अब जब जमाई जी राजा तुझे लेने आ गए हैं तो तुझे तो ससुराल जाना पड़ेगा। 4 दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वैसे भी तो यहाँ रहकर घर में कम और बाहर लड़ने झगड़ने में ज़्यादा व्यस्त रहती है। नैना नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, दादी मैं कब लड़ने झगड़ने में व्यस्त रहती हूँ? मैं तो। ब्रजेश बीच में ही बोल पड़े, हाँ दादी से पता चला है मुझे, तुम लड़ने झगड़ने में नहीं बल्कि लोगों को इंसाफ दिलाने में व्यस्त हो। आखिर मेरी झांसी की रानी जो हो तुम। शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली, आप नहीं जानते ब्रजेश जी, आपकी इस झांसी की रानी ने हम सबका नाम रोशन किया है। ब्रजेश बोला, हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी है मुझे इस बात की, लेकिन अब हमें कुछ देर में निकलना होगा। फिर नैना की ओर देखकर ब्रजेश बोले, नैना अब तुम चलने की तैयारी करो। नैना अंदर जाकर शकुंतला से बोली, माँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ब्रजेश जी को आने की ज़रूरत क्या थी? अभी मुझे 4 दिन यहाँ और रुकना था, देखिए यह आज ही आप पहुँचे। शकुंतला मुस्कुराती हुई बोली, अरे पगली, तुझे सिर्फ यह दिख रहा है कि 4 दिन पहले आ गए, यह क्यों नहीं देख पा रही है वह तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरे बगैर नहीं रहा गया होगा इसलिए जल्दी आ गए। बल्कि सच बोलूं तो मुझे तो ऐसा लगता है नैना, ये तो और पहले भी आना चाहते होंगे, लेकिन तेरे गुस्से की वजह से सिर्फ 4 दिन पहले आए हैं। नैना बोली, ऐसी भी क्या जल्दी है माँ,
मुझे तो उन्हीं के साथ रहना है। कौन सा मैं यहाँ जिंदगी भर के लिए रुकने वाली हूँ। शकुंतला बोली, नाना नैना फिर कभी ऐसी बात मत कहना। भगवान ना करे किसी बेटी को अपने मायके में रहना पड़े। तू तो किस्मत वाली है नैना, तुझे ससुराल में इतना प्यार मिल रहा है। क्या हुआ जो तुझे 4 दिन पहले ही जाना पड़ रहा है? तू फिर आ जाना और इस बार खुशखबरी के साथ आना। लड़की के घर वाले तो बस इस बात से ही खुश हो जाते हैं बिटिया कि उनकी बेटी ससुराल में सुखी है। हम सब बहुत खुश हैं तेरे लिए नैना। तेरे जाने से तकलीफ तो होगी, लेकिन ब्रजेश जी का प्यार देखकर बहुत खुशी भी हो रही है मुझे। तू जल्दी से अपनी पैकिंग कर और मैं तुम लोगों के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ खाना बना कर दे देती हूँ। नैना ब्रजेश के साथ जाने के लिए निकली तो सब लोगों की आंखें नम हो गईं। आस पड़ोस के लोग भी आ गए। सब ने नैना को विदा किया। रास्ते में ब्रजेश ने नैना की ओर देखकर कहा, तुम नाराज हो मुझसे क्योंकि मैं तुम्हें 4 दिन पहले लेने आ गया? नैना कुछ नहीं बोली, बस गाड़ी में बाहर झांकती रही। ब्रजेश बोला, अच्छा बाबा मुझे माफ़ कर दो, अगली बार जब तुम आओगी ना तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। ठीक है, तुम खुद आ जाना जब तुम्हारा मन करे। क्या करूं, तुम्हारे बिना घर पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरा मन भी नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से इतने दिन बिताए हैं मैंने। मैं तो और पहले आ जाता नैना, लेकिन तुम्हारी बड़ी बड़ी गुस्से वाली आंखें याद करके ही मुझे डर लग गया। मुझे पता था तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। अच्छा छोड़ो, आइसक्रीम खाओगी क्या? नैना ने भोलेपन से ब्रजेश की ओर देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। ब्रजेश मुस्कुराते हुए गाड़ी रोककर आइसक्रीम लेने चला गया। आइसक्रीम खाकर नैना का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तब बोली, दवाइयाँ ले रहे थे आप ठीक से? ब्रजेश बोला, हाँ हाँ बिल्कुल ले रहा था। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम्हारी बात न मानूं। अब तो दवाइयाँ ख़त्म भी हो गई हैं, पता नहीं असर होगा भी या नहीं। नैना बोली, आप फिक्र मत कीजिए, असर होगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। ब्रजेश बोला, जब तुम कह रही हो तो होगा ही, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। ब्रजेश और नैना हंसी मजाक करते हुए खुशी खुशी कानपुर पहुंच गए। कानपुर पहुंचने पर निर्मला की सास ने उसका अच्छे से स्वागत किया। निर्मला की सास अपने हाथों से उसकी पसंद का खाना बना कर रखी थी और उसकी सास ने उसके लिए तोहफे खरीद कर रखे थे। सबके प्यार को देखकर नैना बहुत खुश हो गई और अपनी सास के गले लगकर बोली, माँ जी आपने इन्हें मुझे लाने 4 दिन पहले भेज दिया, रोका क्यों नहीं? मैं तो अभी ठीक से छोटू के साथ खेल भी नहीं पाई थी। तब नैना की सास बोली, तेरे बगैर मन नहीं लग रहा था ना हम सबका, इसलिए जब ब्रजेश ने मुझसे कहा कि वह तुझे लेने जा रहा है तो मैं उसे मना नहीं कर पाई नैना। अब जो निर्मला बोली, हाँ नैना, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, तेरे बिना घर बिल्कुल सूना हो गया था। हमने तो कैसे कैसे करके इतने दिन काटे, इसलिए हम सब ने ब्रजेश जी को नहीं रोका। जहाँ तक छोटू के साथ खेलने की बात है तो तू फिर कुछ दिनों के बाद मायके चली जाना, एक नई छोटू की खुशखबरी लेकर। नैना शर्मा कर बोली, क्या दीदी आप भी कुछ भी बोला करती हैं? तब उसकी सास बोली, ठीक ही तो कह रही है, काश तू इस घर में एक नई खुशखबरी लेकर आ तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। ब्रजेश बोला, अच्छा फिलहाल तो हम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और फिर साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तो नैना की सास बोली, हाँ हाँ तुम लोग आ जाओ नीचे, आकर जल्दी खाना खा लो, थक गए होंगे इसलिए जल्दी खाना खाकर आराम करने चले जाना, मौसम भी ख़राब होने लगा है। अच्छा हुआ तुम लोग समय से घर पहुंच गए, वरना बारिश में घर आने में दिक्कत होती। खाना खाने के बाद रात को जब नैना अपने कमरे में गई तो उसे बिस्तर पर एक नाइटी रखी हुई मिली। वह उसे उठाकर उलट पुलट कर देखती है। तभी ब्रजेश कमरे में आया और नैना को देखकर कहता है, पसंद आई तुम्हें? आज रात तुम इसे ही पहनो। नैना हैरानी से ब्रजेश की ओर देखकर बोली, इसे पहनूं? यह तो फिल्मों में हीरोइन पहना करती हैं, यह बहुत पतला है, मैं इसे नहीं पहन सकती। ब्रजेश बोला, अरे तो मैं कौन सा सबके सामने पहनने के लिए कह रहा हूँ, मेरे सामने पहनने में कैसी शर्म? कहकर वह नैना के पास आ गया। नैना उसे हाथों से पीछे करते हुए मुस्कुराकर बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद नाइटी पहनकर जब आई तभी बिजली कड़कती है और नैना ब्रजेश के गले लग जाती है। ब्रजेश और नैना अपने परिवार में खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन ब्रजेश नैना से बोला, नैना दवाइयों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो डॉक्टर के हिसाब से सारी दवाइयाँ ली हैं, फिर भी अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं शरद ने हमारे साथ धोखा किया हो सकता है उसने मुझे यूं ही साधारण सी कोई दवाई दे रखी हो, मेरा इलाज किया ही नहीं होगा। नैना बोली, नहीं ब्रजेश जी, शरद ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ मुझसे प्यार करता है, लेकिन
जितना मैं उसे जानती हूँ उस हिसाब से वह हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। उसने कहा था मुझसे कि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर अपने पेशेंट से अपनी दुश्मनी नहीं निकालते, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। हम थोड़े दिन इंतजार कर लेते हैं, पर फिर किसी और डॉक्टर को दिखा लेंगे। ब्रजेश बोला, नहीं नैना, अब और नहीं। एक बार मैंने रिस्क ले लिया, लेकिन अब और नहीं ले सकता। अगर किसी को जरा भी भनक लग गई इस बात की मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ बच्चा पैदा करने के लिए, तब तुम नहीं जानती हो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो लोग मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते वो मेरे मुंह पर मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। नैना बोली, ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी शरद ने कहा था आपकी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, दवाइयों से आसानी से ठीक हो सकती है। अभी आप क्यों घबरा रहे हैं? अभी तो दवाइयों को ख़त्म हुए 1 ही दिन हुआ है। ब्रजेश बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो नैना। कुछ दिनों बाद एक दिन ब्रजेश जब ऑफिस से घर लौटा तब नैना उसे नज़र नहीं आई। उसने अपनी माँ से कहा, नैना कहाँ है माँ? तो नैना की सास बोली, नैना की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, वह अपने कमरे में आराम कर रही है। ब्रजेश बोला, क्या नैना की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ उसे? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कहकर ब्रजेश अपने कमरे में गया। अपने कमरे में आकर उसने देखा नैना सज धज कर आईने के सामने खड़ी। उसे देखकर ब्रजेश हैरानी से बोला, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। नीचे माँ कह रही थी तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नैना मुस्कुराती हुई ब्रजेश के पास आई और उसके गले में अपनी बाहें डालती हुई बोली, हाँ सुबह से थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी, लेकिन जब से मैंने जाना है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा, तब से बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रजेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने नैना को गले लगाते हुए कहा, क्या सच में ऐसा हो? हमारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नैना। नैना बोली, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब माँ जी ने डॉक्टर दीदी को बुलाया और उन्होंने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब जाकर मुझे यकीन हुआ। इधर कुछ दिनों से मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी, इसलिए आपसे कुछ नहीं कहा। सोचा पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाऊं, हमारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, तब आपको बताऊंगी। मैंने आज माँ जी से कहा कि आपको नीचे कोई कुछ ना बताए, क्योंकि यह खुशखबरी मैं आपको खुद देना चाहती थी। ब्रजेश कहने लगा, नैना तुम नहीं जानती हो आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। मेरा जीवन पूरा किया है तुमने। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा, मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता नैना। अगर तुमने मुझे इलाज के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं किया होता तब शायद यह खुशियाँ हमारे घर में कभी नहीं आती। अगर तुमने मेरा मनोबल न बढ़ाया होता और यह विश्वास नहीं दिलाया होता कि मर्दों में भी कमजोरी हो सकती है, इसका इलाज भी हो सकता है, तब आज मैं ये खुशियाँ नहीं पा रहा होता। न जाने कितने मेरे जैसे पुरुष झूठे दंभ में अपना इलाज नहीं करा पाते और पिता होने के सुख से वंचित रह जाते हैं। नैना बोली, समाज और परिवार के जो नियम कानून बने हैं उसके कारण ही लोग ऐसा कदम उठाते हैं, संकोच करते हैं। लेकिन हम सबको समझना होगा, हम सभी स्त्री पुरुष होने से पहले एक इंसान है। कमजोरी किसी भी इंसान में हो सकती है, इसलिए उसे स्वीकार करके अपना इलाज कराना चाहिए। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। जिस तरह हम अपनी बाकी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह हमें अपनी इस कमी के लिए भी डॉक्टर के पास जाना होगा, तभी इस खुशी को पाना संभव है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग कुछ भी बीमार हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा अगर किसी को मानसिक बीमारी है तो लोग उसका इलाज कराना नहीं चाहते। रोगी खुद भी अपना इलाज नहीं करा पाते क्योंकि समाज उन्हें पागल करार देने में जरा भी संकोच नहीं करता, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मानसिक बीमारी होने से लोग पागल हो जाएं, बल्कि अगर शुरू में मानसिक बीमारी का इलाज कर लिया जाए तो पागल होने की नौबत ही नहीं आएगी। मुझे तो लगता है कि हमें समाज परिवार के बारे में सोचने से पहले इन मामलों में पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। शुरू में तो लोग विरोध करेंगे, लेकिन जब परिणाम सकारात्मक होंगे तो समाज और परिवार भी हमारी बातों को मानेगा। तभी जो नैना की सास और निर्मला के साथ कमरे में दाखिल होती है और बोली, बहू बिल्कुल सही कहा तुमने। आज अगर तुमने हिम्मत नहीं की होती तो हम सब इस खुशी से वंचित रह जाते। बीमारी किसी को भी किसी रूप में हो सकती है, बस ज़रूरत है उसका इलाज कराने की। खुशियाँ हमसे चंद कदम ही दूर होती हैं, तो क्यों ना हम दूसरों की परवाह किए बगैर उन खुशियों की ओर अपने कदम बढ़ाएं। ब्रजेश बोला, हाँ अब तो आप खुश हैं ना माँ? नैना की सास कहती है, हाँ बेटा मैं खुश हूँ।
मुझे माफ़ कर देना, मैंने भी तुम लोगों को इलाज कराने से रोका था, लेकिन अगर नैना ने वक्त पर कदम नहीं उठाया होता तो आज हम सबके घर में खुशियाँ नहीं आती। अभी सब लोग बातें कर ही रहे थे, तभी रामू ने आकर कहा, ब्रजेश भैया जल्दी चलिए, ऑफिस में आग लग गई है। संजय भैया ने अभी अभी बताया है। ब्रजेश हैरान होते हुए कहने लगा, आग? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं ऑफिस से निकला था तब तो सब कुछ ठीक था, यह अचानक आग कैसे लग गई? रामू बोला, पता नहीं भैया, यह तो मुझे नहीं मालूम, आप संजय भैया से ही चलकर बात कर लीजिए, वह नीचे ही हैं। ब्रजेश के साथ साथ घर के सभी लोग इस बात को सुनकर परेशान हो गए। ब्रजेश नीचे जाकर संजय से बोला, संजय यह सब कैसे हो गया? कुछ देर पहले तक तो सब कुछ ठीक था। संजय बोला, अभी तो कुछ ठीक ठाक पता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है आग शायद शॉर्ट सर्किट के होने की वजह से लग गई है। मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया है, आप जल्दी चलिए। ब्रजेश संजय के साथ ऑफिस चला गया। वहाँ ब्रजेश का पूरा ऑफिस आग की लपटों में था। दमकल को भी आने में वक्त लग रहा था। अपने ऑफिस को जलता देखकर ब्रजेश परेशान होकर ऑफिस के अंदर जाने लगा। संजय और सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह अंदर जाने के लिए छटपटा रहा था, बार बार बोल रहा था, ऑफिस में बहुत सारे महत्वपूर्ण कागज रखे हैं, उनके जल जाने से बहुत नुकसान हो जाएगा, मुझे अंदर जाने दो। संजय उसे समझाते हुए बोला, कागजात फिर से बन जाएंगे चाचा जी, जो जल रहा उसे अब बचाया नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं आग बहुत ज़्यादा लग चुकी है, अंदर जाना सही नहीं होगा, संभालिए अपने आप को। जो भी कागजात हैं वो सब बाद में हम देख लेंगे, इस वक्त आपको अंदर नहीं जाना है, आपका अंदर जाना ठीक नहीं होगा। वैसे भी मुझे लग रहा है यह काम हमारे किसी दुश्मन का है, किसी ने हमसे बिजनेस में दुश्मनी निभाने के लिए हमारे ऑफिस में आग लगाने का काम किया है। यह सब तो मैं बाद में पता कर लूँगा, इस वक्त जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाना जरूरी है। तभी आग बुझाने के लिए अग्निशामक आ पहुँचे और आग बुझाने का प्रयास में जुट गए। उधर नैना परेशान होती हुई अपनी सास से बोली, माँ जी इस खुशी के बीच में कैसी खबर आ गई, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। नैना की सास बोली, हाँ बेटा, अभी तो हमने जी भरकर खुशियाँ मनाई भी नहीं थी और यह मनहूस खबर आ गई, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ब्रजेश गया है ना, सब ठीक करके आएगा, बस भगवान करे कि ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। तब निर्मला कहने लगी, हाँ माँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भगवान करे सब ठीक हो जाए। नैना तुम चिंता मत करो, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। नैना बोली, हाँ दीदी ठीक तो हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मन बहुत बेचैन सा लग रहा है। निर्मला बोली, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है नैना, अचानक खुशी के बीच ऐसी खबर आने से तुम घबरा रही हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तब जो नैना की सास निर्मला और नैना तीनों ब्रजेश का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद रामू ने आकर उनसे कहा, आप तीनों खाना खा लीजिए, भैया को आने में समय लगेगा। इतनी बड़ी बात हो गई, सबको संभालते संभालते उन्हें देर होना तो स्वाभाविक था। वह जब आएंगे तब मैं उन्हें खाना खिला दूंगा, आप लोग खाना खाकर आराम कीजिए। नैना की सास बोली, नहीं रामू, मैं ब्रजेश के आने पर खा लूँगी, तुम इन दोनों को लेकर खाना खिलाओ जाओ। निर्मला और नैना एक साथ बोल पड़ी, नहीं अम्मा जी अभी खाना मत लाना, रामू अभी मत लाना, अभी नहीं खाना। तब निर्मला की सास बोली, तुम दोनों का समय पर खाना खाना जरूरी है, इसलिए तुम खा लो। नैना बोली, समय पर खाना तो आपका भी जरूरी है माँ जी, एक दिन समय पर ना खाने से हम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम लोग थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, शायद ब्रजेश जी आ जाएं, हम सब साथ मिलकर खाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्या करें, ऑफिस में फ़ोन भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिस में आग लगी है तो फ़ोन कहाँ लग पाएगा। अगर फ़ोन से बात हो पाती तो कम से कम पता चल जाता कि क्या हो रहा है और ब्रजेश जी को आने में कितना समय लगेगा। तभी घर के लैंडलाइन फ़ोन पर घंटी बज उठी। रामू दौड़कर फ़ोन उठाया और उधर से ब्रजेश की आवाज़ आई। उसने बोला, रामू तुम सबको खाना खिला दो और उन्हें आराम करने को कहो, यहाँ बहुत ज़्यादा आग लग गई है, इसे बुझाने में समय लगेगा, मैं सब काम निपटा कर आता हूँ। कहकर ब्रजेश ने फ़ोन काट दिया। रामू ने आकर सबको ब्रजेश का संदेश बता दिया। नैना जिद पर अड़ी थी कि जब तक ब्रजेश नहीं आएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगी, लेकिन निर्मला की सास ने उसे बच्चे का हवाला देकर खाना खिला दिया।
उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। नैना को नींद नहीं आ रही थी, बार बार नज़र घड़ी की ओर जा रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, मेरे बच्चे, अभी तो मैंने और तुम्हारे पापा ने इस खुशी को पूरी तरह अनुभव भी नहीं किया था और इसी बीच ये परेशानी आ गई। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे आने की खुशी में हम दोनों खूब अच्छे से मिलकर मनाएंगे जब तुम्हारे पापा घर आ जाएंगे। इसी सब सोच में डूबते डूबते ब्रिजेश का इंतजार करते करते कब रात का 1 बज गया पता नहीं चला। रात के 1 बजे ब्रिजेश कमरे के अंदर आया। उसके आने की आहट से नैना उठकर बैठ गई। वह उसे देखकर बोली, कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर लगा दी आपने? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। ब्रिजेश बोला, माफ़ कर दो नैना मुझे, मैं तो अभी ब्रिजेश की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि नैना का ध्यान ब्रिजेश की सिर की ओर गया, जहाँ से तेजी से खून बह रहा था। खून देखकर वह जोर से चीख पड़ी। घबरा कर वह उठकर बैठ गई, इधर उधर देखने लगी। तब उसे ध्यान आया, अभी अभी जो कुछ उसने देखा वह एक बुरा सपना था। ब्रिजेश का इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई थी और सपने में उसने ब्रिजेश को देखा। सपने में ब्रिजेश को इस हाल में देखकर उसकी धड़कन बढ़ गई। उसकी सांस बहुत तेजी से चल रही थी। वह पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वो पलंग से उठकर कमरे की लाइट जलाकर अपने कमरे से बाहर निकली, फिर सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ जाने लगी। तभी अचानक लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बज उठी। मन में डर लिए वो फ़ोन की तरफ तेजी से बढ़ी और फ़ोन को रिसीव करने लगी। नैना ने कांपते हाथों से फ़ोन को उठाया। उधर से संजय की आवाज़ आई, ब्रिजेश चाचा का रोड एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत गंभीर है। ऐसा सुनते ही नैना के हाथों से रिसीवर गिर पड़ा। रामू, जो कि फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर जाग चुका था, वो फ़ौरन आकर फ़ोन उठाकर बोला, कौन बोल रहा है, क्या बात है? उधर से संजय ने कहा, रामू तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा है ब्रिजेश चाचा का रोड एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी सबको लेकर अपोलो हॉस्पिटल आ जाओ। रामू घबराते हुए बोला, यह आप क्या कह रहे हैं भैया? ब्रिजेश भैया ठीक तो है ना? संजय उदास होकर बोला, अभी ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है रामू, तुम बस जल्दी सबको लेकर हॉस्पिटल आओ। नैना बिल्कुल स्तब्ध थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रामू ने उसके पास जाकर कहा, भाभी हम सबको हॉस्पिटल चलना है, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। रामू ने ब्रिजेश की माता को जगाया, निर्मला देवी को भी जगाया और सारी बातें बताई। तो ब्रिजेश की माँ जोर जोर से रोने लगी। निर्मला भी जाग गई थी। पूरे घर का वातावरण गमगीन हो गया था। अभी अभी कुछ देर पहले जहाँ खुशियों ने दस्तक दी थी, अचानक वहाँ गम का साया आ गया था। सब लोग हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने कहा, हमने बहुत कोशिश की है लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें बहुत गहरी चोटें आई हैं, उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, आप सब जाकर उनसे मिल लो। डॉक्टर की बात सुनते ही नैना वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पानी का छींटा डालकर उसे होश में लाया गया। उसके बाद निर्मला उसे सहारा देकर ब्रिजेश के पास लेकर गई। ब्रिजेश को देखते हुए जोर जोर से रोने लगी। ब्रिजेश बहुत बुरी अवस्था में घायल था। उसे देखकर उसने बड़ी मुश्किल से कहा, नैना मुझे माफ़ कर देना, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुम अकेले ही इसकी जिम्मेदारी को उठाना, पैसों की तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, संजय तुम्हें सब समझा देगा। मैं तो तुम्हारे पास जल्दी आने की कोशिश में गाड़ी तेज चला रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर जाने वाला हूँ। सही कहते हैं लोग, दुर्घटना से देर भली, मुझे माफ़ कर देना नैना, हमारा साथ यहीं तक था। कहकर ब्रिजेश ने अंतिम सांस ली। नैना जोर से चीखती हुई ब्रिजेश के सीने से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। निर्मला उसे संभालने की कोशिश में लगी हुई थी। नैना की सांस इस तरह बेटे के जाने से बिल्कुल टूट चुकी थी। नैना की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। बार बार यही कह रही थी, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी ब्रिजेश जी, मैं इस बच्चे को अकेले कैसे बड़ा करूँगी, कैसे ये अपने पिता के बगैर रहेगा। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ब्रिजेश का जो उसके सबको घर लाया गया। पूरे घर में कोहराम मच गया, अजीब सा माहौल बन गया था। एक तरफ नैना की सास का जो बहुत ही दिल दहलाने वाला रुदन था और नैना की चित्कार पूरे घर को हिला रही थी, दूसरी तरफ निर्मला अपनी तकलीफ़ भूलकर इन दोनों को संभालने में लगी हुई थी। सुबह तक नाते रिश्तेदारों से पूरा घर भर गया। बहुत लोग उस बच्चे को अपशगुन मान रहे थे जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया था।
गांव से आई कुछ औरतें नैना को विधवा बनाने की प्रक्रिया पूरी कर रही थीं। उसकी मांग का सिंदूर पोंछा जा रहा था, उसकी चूड़ियां तोड़ी जा रही थीं। नैना दहाड़े मार कर रोई जा रही थी। छोटी सी उम्र में ही उसके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। निर्मला अभी ब्रजेश की पत्नी थी, इसलिए उसे भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। औरतों के लिए यह बहुत ही तकलीफ वाला समय होता है। इसे व्यक्त करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। एक तरफ तो अपनों को खोने का दुख और दूसरी ओर यह सामाजिक नियम कानून इस तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सारे नाते रिश्तेदार चले गए। नैना बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। अपने आप को उसने कमरे में बंद कर लिया था। निर्मला कभी नैना के पास तो अपनी अपनी सासू माँ के पास जाकर उन्हें सांत्वना देती और संभालने की कोशिश कर दी। चंद्रेश इस बीच निर्मला के काफ़ी मदद करता था, हमेशा उसके आसपास रहता था, उसका ख्याल रखता था। निर्मला को उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर आश्चर्य हो रहा था। फिर उसने सोचा शायद भाई के जाने की वजह से यह थोड़ा जिम्मेदार हो गया है। एक दिन सबको खाना खिलाने के बाद निर्मला अपने कमरे में बैठी थी, तभी चंद्रेश उसके लिए खाना लेकर आया और बोला, निर्मला तुमने सबको खिला दिया, लेकिन क्या खुद खाया? मैं देख रहा हूँ जब से ब्रजेश भैया की मौत हुई है तुम हम सबका ख्याल तो रख रही हो, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल भी जरा भी नहीं है। तुम्हें तो अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, तुम भी तो माँ बनने वाली हो। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा? निर्मला हैरानी से उसकी ओर देखती हुई बोली, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और यह क्या निर्मला निर्मला लगा रखा है आपने? भाई के जाने के साथ रिश्ता ही भूल बैठे हैं क्या आप? चंद्रेश निर्मला के पैरों के पास बैठकर बोला, मैं कुछ नहीं भूला हूँ निर्मला, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन अब उसे सही भी करूँगा। गांव जाकर भी अक्सर मैं सोचता था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचता हूँ जब भी वापस आऊँगा सबसे पहले तुमसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आज जब हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं, मुझे लगता है अब मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए माफ़ी मांगने के साथ साथ एक कदम और उठाना चाहिए। और वह कदम यह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहे हैं वो मेरे ही तो हैं। अब जब ब्रजेश भैया रहे नहीं तो फिर उस रिश्ते का भी तो कोई मतलब नहीं। उन्होंने तो तुमसे रिश्ता पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए तुम्हें उनकी विधवा बनकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम सब कुछ भूलकर मुझसे शादी कर लो, हम दोनों खुशी खुशी साथ मिलकर जीवन बिताएंगे। निर्मला नजरें नीचे झुकाए बैठी रही कुछ देर तक। जब निर्मला कुछ नहीं बोली तब चंद्रेश अधीर होता हुआ बोला, निर्मला कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है? क्या तुम करोगी मुझसे शादी? तब निर्मला ने कहा, यह कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्रजेश जी को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं होगा। वैसे एक बात तो आपने सही कही, ब्रजेश जी तो नैना के आने के बाद से ही मुझसे अपना रिश्ता तोड़ चुके थे। मुझे शादी करने की कोई इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह शादी मंजूर है। मैं अकेले इस बच्चे को अच्छा भविष्य नहीं दे सकती। बच्चे को माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है और उसके पिता तो आप ही हैं। इसलिए मैं अपने इस बच्चे के लिए आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन क्या माँ जी इसके लिए तैयार होंगे? चंदर बोला, इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, मैं उन्हें मना लूँगा। तुमने मेरी बात मान ली, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब तुम देखना मैं अपने बच्चे को कितनी खुशियाँ दूँगा। उसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कुछ भी करूँगा और तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर दूँगा। मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी निर्मला तुम्हें, कहकर चंद्रेश वहाँ से चला गया। उधर नैना अपने कमरे में ब्रजेश की तस्वीर के सामने खड़ी होकर आंसू बहा रही थी। तस्वीर को उठाकर उसने सीने से लगा लिया और रोने लगी। रोते रोते बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बच्चे को अकेले कैसे लालन पालन करूंगी? आपके जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। बहुत मुश्किल से खुशियाँ हमारे जीवन में आई थीं और अब देखिए खुशियाँ आई भी तो आपके साथ दुखों का तूफान लेकर आई। दुनिया वाले हमारे बच्चे को अपशगुन मान रहे हैं। दुनिया में आने के बाद भी उसे इन बातों का सामना करना पड़ेगा। बदकिस्मत तो वही है, तभी तो अपने पिता के बगैर, अपने पिता के प्यार से वंचित होकर उसे जीना पड़ेगा। एक बच्चे के लिए माता पिता दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे बच्चे को तो पिता के प्यार से वंचित रहना पड़ेगा। कैसे संभालूंगी मैं इसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नैना अपनी धुन में बोली जा रही थी, तभी निर्मला कमरे में आई और निर्मला को देखकर नैना उसके गले लगकर बहुत रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंध गई।
निर्मला ने उसे रोने दिया, क्योंकि उसे लगा कि नैना के दर्द का बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक वह अपने अंदर के दर्द को बाहर नहीं निकालेगी तब तक वह सामान्य नहीं हो पाएगी। कुछ देर बाद जब नैना थोड़ी शांत हुई तब निर्मला ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, नैना हम सब हैं ना, तुम क्यों चिंता करती हो? इस बच्चे को हम सब मिलकर पालेंगे, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर चंद्रेश अपनी माँ के पास बैठकर उन्हें सांत्वना दे रहा था, ढांढस बंधा रहा था, क्योंकि उनके ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़े दुख की बात तो यही है उनके सामने उनके बच्चे चले जाएं। इस दुख का कोई अंत नहीं होता, इससे उबरने में उन्हें सालों लग जाते हैं, पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन उनका दर्द कम नहीं होता। चंद्रेश बोला, माँ ब्रजेश भैया हम सबको छोड़कर चले गए, तुम कितना भी आंसू बहा लो, मैं कितना भी आंसू बहा लूँ, लेकिन वह वापस नहीं आएंगे। यही सच्चाई है और इस सच को हमें स्वीकार करना होगा। अपने आप को संभालो ना माँ, कब तक यूं ही उदास बैठकर आंसू बहाती रहोगी? अब ब्रजेश की माँ रोती हुई बोली, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा चंद्रेश, मेरे जाने की उम्र थी और मेरा बच्चा चला गया, मैं जी कर क्या करूँगी? मुझे कहीं से जहर लाकर दे दो बेटा, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती, अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ। चंद्रेश ने अपनी माँ को गले लगाते हुए बोला, यह आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? माना कि भैया हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप ऐसा सोचें। क्या आप सिर्फ ब्रजेश की माँ हैं? वह तो दुनिया छोड़कर चले गए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे आपकी ज़रूरत है माँ। मैं तो वैसे भी 20 साल आपसे दूर रहा हूँ, अब और दूर नहीं रहना चाहता। आज के बाद आप ऐसा कभी मत कहिएगा, वरना मैं भी ब्रजेश भैया के पास चला जाऊँगा। अब ब्रजेश की माँ उसके होठों पर उंगली रखकर बोली रोती हुई, नहीं बेटा ऐसा मत कहना, मैं जीऊँगी, कोशिश करूँगी तेरे लिए जीने की। एक बेटे को तो खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती। उधर निर्मला नैना की से कहने लगी, नैना तुम कब तक यूं ही अपने कमरे में बैठकर रोती रहोगी? चलो आज नीचे चलो, हम सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। नैना बोली, नहीं दीदी मैं यहीं रहूँगी, मैं नीचे नहीं जाऊँगी, मैं माँ जी का सामना नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे दुख से भी बड़ा दुख उनका है। मेरे तो पति गए हैं, लेकिन उनका तो कलेजे का टुकड़ा गया है, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊँगी। निर्मला बोली, नैना ब्रजेश जी का जाने से हम सबको तकलीफ़ हुई है, हर किसी का साथ उनका एक रिश्ता रहा है और हर रिश्ते की खूबसूरत यादें रही हैं, इसलिए हम सब अभी दुखी हैं। हम सब भी एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, हमें एक दूसरे का सामना भी करना पड़ेगा और एक दूसरे को संभालना भी होगा, इसी से इस घर की और हम सब की भलाई है। चलो अब नीचे चलो, चंद्रेश जी भी हम सब का इंतज़ार कर रहे होंगे, माँ जी ने भी खाना नहीं खाया होगा, उन्हें खाना खिलाना होगा। बड़ी मुश्किल से नैना निर्मला के साथ नीचे आई। रामू की नज़र जब उन पर पड़ी तो रामू की आंखों में आंसू आ गए। हमेशा लाल चूड़ी, लाल सिंदूर, लाल बिंदी लगाए उसकी सुनैना भाभी आज सफ़ेद साड़ी में बिना श्रृंगार के नीचे आई थी। नैना को देखकर उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। कमरे से जब चंद्रेश जी अपनी माँ को लेकर आए तब नैना की सास की नज़र जैसे ही नैना पर पड़ी वह उसे गले लगाते हुए जोर जोर से रोने लगी। नैना ने भी उन्हें कसकर पकड़कर लिया और बहुत जोर से रोने लगी। दोनों के इस हृदय विदारक रुदन से पूरा घर गमगीन हो गया था। रामू, चंद्रेश और निर्मला की आंखों में भी आंसू बहने लगे थे। चंद्रेश अपनी माँ से बोला, माँ बहुत हो गया, अब आप लोग चुप हो जाइए, इस तरह तो आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। आइए ना माँ, हम सब मिलकर खाना खाते हैं। अब नैना की सास नैना का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल तक आई। बड़ी मुश्किल से सबने थोड़ा सा खाना खाया। 4 दिनों के बाद जब माहौल थोड़ा सामान्य हुआ तो चंद्रेश ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बात यह है कि मैं निर्मला से शादी करना चाहता हूँ। ब्रजेश की माँ हैरान होकर बोली, है क्या कह रहे हो तुम? निर्मला से शादी? तुम्हें निर्मला से शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? चंद्रेश बोला, माँ मैं निर्मला से शादी इसलिए करना चाहता हूँ कि निर्मला के पेट में मेरा ही बच्चा पल रहा है। अब तो ब्रजेश भैया भी नहीं रहे। वैसे भी नैना भाभी के आने के बाद ब्रजेश भैया ने निर्मला से रिश्ता तोड़ लिया था, तो अब जब वह इस दुनिया में नहीं रहे तब निर्मला को उनकी विधवा बनकर जीने की ज़रूरत ही क्या है। और जब मेरा बच्चा उसके अंदर पल रहा है तो शादी करने में बुराई भी नहीं है। समाज में ऐसी शादियाँ होती भी हैं माँ, इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। अब ब्रजेश की माँ शांत स्वर में बोली, तुम्हें जो ठीक लगता है करो,
मुझे तो बस नैना की फिक्र हो रही है। बेचारी बच्ची छोटी सी उम्र में ही इतने बड़े दुख का सामना कर रही है। माँ तो वह भी बनने वाली है ब्रजेश के बच्चे की। इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटेगी वो। मेरी जिंदगी का भी अब कोई ठिकाना नहीं। कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और कब मैं इस दुनिया से चली जाऊं। वैसे भी अब जीने की इच्छा रही नहीं। चंद्रेश बोला, माँ आप फिर से ऐसी बातें करने लगी हैं। मैंने कहा ना आपको कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपको अभी ज़िंदा रहना होगा मेरे लिए। अगर आपको कुछ हो भी गया तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा माँ। तब चंद्रेश की माँ बोली, अच्छा छोड़ना इन सब बातों को। यह बता तूने निर्मला से पूछा है क्या वह इस रिश्ते के लिए राजी है? चंद्रेश बोला, हाँ माँ वह राजी है। तब चंद्रेश की माँ बोली, ठीक है फिर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और चंद्रेश की माँ के पास से चंद्रेश निर्मला के कमरे में गया और निर्मला लेटी हुई थी। चंद्रेश ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसे देखकर निर्मला हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और फिर बोली, हाँ हाँ आइए ना, कुछ काम है क्या? चंद्रेश उसके पास आकर बैठ गया और बोला, निर्मला मैंने माँ से बात कर ली है। निर्मला बोली, किस बारे में? कहीं आपने शादी की? चंद्रेश बोला, हाँ सही समझा तुमने, शादी के बारे में ही बात की है मैंने। निर्मला परेशान होती हुई बोली, यह क्या कर दिया आपने? इतनी जल्दी भी क्या थी बात करने की? माँ जी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? ब्रजेश जी को गए अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, इतने कम दिनों में ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। चंद्रेश बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है निर्मला। माँ तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रही है। उन्होंने मुझसे पूछा है क्या तुम राजी हो, तो मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने कहा है तो इसमें उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। निर्मला बोली, क्या माँ जी ने ऐसा कहा? हमारी शादी के लिए मान गई वो? चंद्रेश बोला, हाँ मान गई। अब कुछ दिनों बाद हम किसी मंदिर में शादी तरीके से शादी कर लेंगे। निर्मला बोली, वो तो ठीक है लेकिन नैना अभी बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। चंद्रेश बोला, अच्छा याद आया, मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। एक बात बताओ, ब्रजेश भैया इतने सालों तक पिता नहीं बन पाए थे। नैना भाभी से शादी करने के बाद भी तुरंत ऐसा नहीं हो पाया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नैना भाभी माँ बन गई और वो पिता? जहाँ तक मुझे लगता है क्या है पूरा विश्वास है कि ब्रजेश भैया में कुछ कमी थी, वह पिता बनने के लायक तो थे नहीं। फिर यह सब कैसे हुआ? निर्मला बोली, आप सही कह रहे हैं, ब्रजेश जी में कमी थी, तभी तो मैं इतने सालों तक माँ नहीं बन पाई और नैना को भी माँ बनने में वक्त लगा। दरअसल नैना ने ब्रजेश जी का दिल्ली में इलाज करवाया, इस इलाज के बाद ही नैना माँ बन पाई है। चंद्रेश बोला, क्या तुमने इलाज किया? फिर हंसते हुए बोला, तुम भी ना बहुत भोली हो। इलाज करवाने से कहीं कोई पिता बनता है? आज तक सुना है तुमने? मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है नैना भाभी। तब निर्मला बोली चंद्रेश को बीच में ही रोकती हुई, देखिए नहीं नैना में कोई बुराई नहीं है, वह बहुत ही चरित्रवान लड़की है। जब दिल्ली में ब्रजेश जी का इलाज करवाने गई थी, संयोगवश जिस डॉक्टर से उसका इलाज किया था वह उसका प्रेमी निकला। वह तो नैना को हमेशा के लिए दूसरे देश अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन नैना ने उसे छोड़कर ब्रजेश जी को चुना। चंद्रेश हैरान होता हुआ बोला, यह क्या कह रही हो तुम? मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। वह सीधा जो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ आपसे किसने कहा कि नैना भाभी पेट में जो बच्चा पल रहा है वो ब्रजेश भैया का है? तब नैना की सास बोली, मुझे पता है तुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन नैना ने दिल्ली में जाकर जब ब्रजेश का इलाज करवाया तब वह पिता बन पाया। मुझे समझदारी का काम किया है उसने, कम से कम ब्रजेश ना से उसका अंश तो हमारे सामने होगा। चंद्रेश बोला, माँ आप लोगों को कोई भी मूर्ख बना सकता है। आप मुझे बताइए, आप अपने जीवन में कभी भी आपने ऐसा सुना है पुरुषों का इलाज होता हो उसके बाद वह पिता बन जाएं? आप तो अच्छी तरह जानती हैं कमजोरी औरतों में होती है, मर्दों में नहीं। तब ब्रजेश की माँ बोली, यही गलती थी मेरी, मैं यही गलत सोच रखती थी बेटा, और यही हमारी सोच जो है ना हमें कमज़ोर करती है। कमज़ोरी किसी में भी हो सकती है बेटा। चंद्रेश बोला, आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, उसे उतारिए और मेरी बात गौर कीजिए। आपको पता है ना, जो डॉक्टर ब्रजेश भैया का इलाज कर रहा था वह उस नैना भाभी का पुराना प्रेमी था। तब निर्मला की सास बोली, हाँ मैं जानती हूँ, निर्मला ने मुझे बताया था, लेकिन फिर भी उस लड़की को तो देखो, उसके सामने खुशियाँ पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने ब्रजेश को चुना। चंद्रेश बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं है, वह अपने मायके गई थी, मायके से आने के ठीक 1 सवा महीना बाद ही पता चला है
कि वह माँ बनने वाली है। क्या यह भी एक संयोग है? आपको क्या लगता है उसका यार उससे मिलने वहाँ नहीं गया होगा? ऐसा हो सकता है ना? तब बोला, ना माँ, सच कहें तो हो सकता है या नहीं, बल्कि ऐसा ही हुआ है माँ। जब वह मायके गई थी तभी उसका यार भी वहाँ पहुँचा और यह उसी का बच्चा है। यह सब सोची समझी चाल थी हमारी संपत्ति को हड़पने के लिए। ऐसे तो हाँ, उसने जो हमारी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं मिलनी चाहिए माँ। लेकिन जब वह अपने उस प्रेमी के बच्चे को ब्रजेश भैया का बच्चा बताएगी और आप सब मान लेंगे, तब तो उसे संपत्ति में आधा हिस्सा मिलेगा ना। यह सब एक सोची समझी चाल है माँ, जो आप जैसे भोले लोगों को समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं सब अच्छे तरह से समझ रहा हूँ माँ। अब मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। चंद्रेश की माँ चंद्रेश की बातों को सुनकर कुछ बोलती उससे पहले ही निर्मला ने आकर कहा, यह सब आप क्या कह रहे हैं? आजकल इलाज होता है, मैंने भी सुना है। पुरुषों में कमी होती है, उनका इलाज हो जाने पर वह पिता बन सकते हैं। आप बेकार में उस दुखियारी को भला बुरा कह रहे हैं, उस पर लाछन लगा रहे हैं। उसकी दुनिया तो वैसे ही उजड़ गई है। आप इन बातों से उसका दिल और ज़्यादा दुखी मत कीजिए, इसलिए इस तरह की बातें ना करें। तब ब्रजेश की माँ बोली, वही तो मैं कब से कह रही हूँ इससे, जब से समझा रही हूँ, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। नैना वैसी लड़की नहीं है जैसा तू समझ रहा है। चंद्रेश गुस्से में बोला, आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है और उस बाहर की जो 2 दिन की आई लड़की पर आपको ज़्यादा भरोसा हो रहा है। मैंने जो कहा वह बिल्कुल सच है। आप लोगों को वह लड़की बेवकूफ़ बना रही है और मैं इस बात को बहुत जल्दी साबित कर दूंगा। अब निर्मला का हाथ पकड़कर वह अपने साथ लेकर उसके कमरे में गया और कहने लगा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा निर्मला। अच्छा भला मैं माँ को समझा चुका था, मेरी बातों का प्रभाव उन पर होने लगा था, लेकिन तुमने आकर सब खराब कर दिया। निर्मला हैरानी से उसकी ओर देखती हुई बोली, यह क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब आप जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे थे? आप जानते हैं कि नैना ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आप उसे चरित्रहीन साबित कर रहे थे। लेकिन क्यों? आखिर क्या दुश्मनी है उस मासूम लड़की से आपकी? एक तो भगवान ने उसे इतना बड़ा दुख दे दिया और अब आप उसकी तकलीफ को बढ़ाना चाहते हैं। क्या आपके भाई जहाँ कहीं भी होंगे यह देखकर आपसे खुश होंगे? चंद्रेश निर्मला के कंधों को पकड़कर उसे पलंग पर बैठाता हुआ बोला, पहले तुम शांत हो जाओ निर्मला और मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह सब जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा, अपने आने वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर नैना इस घर से चली जाएगी तो सारी संपत्ति पर हमारा अधिकार होगा, हमारे बच्चे का अधिकार होगा। लेकिन अगर नैना इस घर में रह गई तो वह इस घर की रानी बनकर रहेगी, तुम उसकी नौकरानी बनकर रह जाओगी, क्योंकि वह ब्रजेश भैया की पत्नी है और उसका बच्चा ब्रजेश भैया का बच्चा है। सब लोग उसे ही ज़्यादा महत्व देंगे। ब्रजेश भैया का महत्व वैसे भी इस घर में मुझसे ज़्यादा था। अब जब वह नहीं रहे तब तो उनकी महत्वता और बढ़ जाती है। हमारा बच्चा नैना के बच्चे की देखभाल करने वाला एक नौकर बन जाएगा। सबकी सहानुभूति उसके साथ होगी और नैना के साथ भी होगी। तुम तो नौकरानी बनोगी ही और तुम्हारा बच्चा भी नौकर बन जाएगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? वैसे भी मैंने क्या गलत कहा? इस बात की क्या गारंटी है यह बच्चा ब्रजेश भैया का ही है? फिर निर्मला का हाथ अपने हाथों में लेकर चंद्रेश ने कहा, निर्मला ठंडे दिमाग से एक बार सोचो तो सही कि मेरी बात को फिर समझ पाओगी। अगर नैना यहाँ से चली गई तो हमारे बच्चे को एक सुंदर भविष्य मिलेगा। इस पूरी जायदाद का वो अकेला वारिस होगा, राजा बनकर जिएगा राजा। लेकिन अगर नैना का बच्चा इस घर में रहा तो हमारे बच्चे का भविष्य जैसा मैंने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं होगा। उसे सिर्फ आधा हिस्सा मिलेगा, वो भी भीख की तरह। निर्मला बोले, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि नैना का बेटा ही हो। अगर बेटी हुई और अगर मुझे भी बेटी हुई तो? चंद्रेश बोला, नैना को अगर बेटी भी होती है तो भी उसे आधा हिस्सा मिलेगा। उसकी बेटी को ना सही नैना को तो मिलेगा, ब्रजेश की पत्नी होने के नाते। और अगर हमारी बेटी हुई तब तो हमें और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें उसकी शादी भी करनी होगी। दोनों ही हालातों में नैना का इस घर से जाना हमारे लिए अच्छा होगा। निर्मला बोली, तो क्या नैना को यहाँ से जाने के बाद कोई हिस्सा नहीं मिलेगा? आखिर ब्रजेश जी की पत्नी तो वो तब भी रहेगी ना। चंद्रेश बोला, नहीं मिलेगा, उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक माँ इस बात के लिए राजी हो जाए, क्योंकि हमारे देश में कानून है एक शादी के होते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती, इसलिए उसे हिस्सा मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, इस नाते तुम्हें पूरा हिस्सा एक बार मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कोर्ट कचहरी में हमें नैना के विरुद्ध जाना होगा, जिससे हमारी छवि समाज के सामने, परिवार के सामने खराब होगी। और तुम तो जानती हो
कि माँ नैना के खिलाफ हमें बिल्कुल भी जाने नहीं देगी, उल्टा वो सारी जायदाद सिर्फ उसके नाम कर देगी। इसलिए हमें सोच समझकर काम करना होगा। अगर माँ ने उसके नाम जायदाद कर दिया या दादाजी ने कर दिया तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तभी संभव हो पाएगा निर्मला, जब उस पर लाछन लगाकर उसे चरित्रहीन साबित करके घर से बाहर निकाला जाए। तभी जो सुंदर भविष्य का सपना मैंने देखा है अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए, वह सब पूरा हो पाएगा। निर्मला बोली, लेकिन क्या यह संभव है? क्या यह ठीक रहेगा? चंद्रेश बोला, इस वक्त क्या ठीक है और क्या गलत, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं बस अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा यही होगा, तुम माँ हो और अपने बच्चे के बारे में पहले सोचो। क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा बच्चा इस घर में राजकुमार की तरह पले बढ़े, बहुत बड़ा आदमी बने, इस जायदाद का इकलौता वारिस हो? हम तुम भी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी करें। मुझे पता है तुम्हारी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी जो ब्रजेश भैया ने पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन इसके लिए हमें माँ के दिमाग में यह बात डालनी होगी कि नैना के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह बच्चा ब्रजेश भैया का नहीं है और किसी का है। बस इतना काम होते ही सारा काम अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तभी यह संभव है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो क्या तुम भी अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए यह सब नहीं करना चाहती? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा नैना के बच्चे का नौकर बनकर रहे? यही चाहोगी? तुम नैना की देखभाल करने वाली नौकरानी बनकर रह जाओ और मैं पूरी संपत्ति को, इस घर को संभालने वाला एक केयर टेकर बनकर रह जाऊं? जरा सोचो निर्मला, हम सबके बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। चंद्रेश की बातों को सुनकर निर्मला बिल्कुल शांत हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए यही सही होगा। हमें नैना को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। मैं दूंगी आपका साथ अपने बच्चे के सुंदर भविष्य के लिए। अब इसके लिए चाहे लोग मुझे गलत समझे या सही, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चंद्रेश खुश होते हुए बोला, यह हुई ना बात, अब देखो मैं कैसे तुम्हारे और अपने बच्चे के जीवन में खुशियाँ लाता हूँ। तुम इस घर की रानी बनकर रहोगी। माँ का क्या है, उम्र हो चली है उनकी, कितने दिन तक जीवन होगा उनका, उसके बाद तो सिर्फ तुम्हारा ही राज चलना है यहाँ पर। निर्मला कहने लगी, मैं यह सब अपने लिए नहीं कर रही, मुझे नैना के लिए बुरा लग रहा है, यह सब सिर्फ मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। चंद्रेश बोला, तुम्हें नैना के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके माता पिता हैं अभी उसके बारे में सोचने के लिए। हम उसे जो उसके मायके भेज देंगे, फिर उसके माता पिता को उसके लिए जो करना वो करेंगे। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं उसे जाते समय अच्छे खासे पैसे देकर भेज दूंगा ताकि उसका जीवन कुछ दिनों तक अच्छे से चल सके। अगले दिन चंद्रेश अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ आपको तो मेरी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ सबूत के तौर पर एक आदमी को लेकर आया हूँ जो नैना के गांव का ही है। वही आपको बताएगा कि नैना कैसी लड़की है और जब वो मायके गई थी तब उसका प्रेमी उससे मिलने आया था कि नहीं। अब ब्रजेश की माँ बोली, तुम यह सब क्या कर रहे हो बेटा? कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है मुझे बताने के लिए, मुझे पता है नैना एक बहुत अच्छी लड़की है। चंद्रेश बोला, ठीक है माँ, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि हम किसी और के पाप को ब्रजेश भैया का बच्चा समझकर पालें और बाद में हमें पता चला तो यह उनका बच्चा ही नहीं है। आप बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए और एक बार उस आदमी से मिल लीजिए और नैना को भी बुलाकर उसके सामने खड़ा कीजिए और पूछिए कि वो उस आदमी को पहचानती है कि नहीं। अगर उसने कह दिया कि वो उस आदमी को नहीं पहचानती तो मैं फिर इस बात को कभी नहीं उठाऊँगा। अब ब्रजेश की माँ बाहर आती है और नैना को भी नीचे बुलाया जाता है। नैना जब नीचे आती है तब उस आदमी को गौर से देखती है, फिर उसे याद आता है कि उसने इसे कहाँ देखा था। उस आदमी को देखकर नैना बोली, तुम यहाँ कैसे? तब उसकी सास कहती, तुम इसे पहचानती हो? कौन है ये? नैना बोली, हाँ माँ जी, मैं इसे अच्छे से पहचानती हूँ। इसने अभी नैना अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी कि उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, तुम तो मुझे पहचानोगी ही। फिर उस आदमी ने जो नैना की सास की ओर देखकर कहा, माँ जी आप इसकी भोली सूरत पर मत जाइए, यह लड़की बहुत चालाक है और बहुत ही जिद्दी भी। मेरे बेटे को इसने झूठे केस में फंसाया, हम पर झूठा आरोप लगाया है कि हमने दहेज के लिए अपनी बहू को जलाकर मारा है, इसलिए ऐसी
कोई बात नहीं है, मेरी बहू को जलना एक हादसा था। सच तो यह है कि मैंने इसके प्रेमी के साथ गांव में रंगरलियां मनाते हुए इसे देख लिया था और आप लोगों को बताने आने वाला था, क्योंकि ब्रजेश जी को मैं अच्छी तरह से जानता था। हमारा भी व्यापार का काम है, इसलिए काम के सिलसिले में मैं उनसे मिल चुका था और मुझे पता था कि नैना की शादी उनके साथ हुई है, क्योंकि यह मेरे गांव के बगल वाले गांव में रहती है। जब इसकी शादी हुई थी तो बात दूर दूर तक पहुंची थी कि बहुत बड़े घराने में शादी हुई है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़की ऐसा कर सकती है। ब्रजेश जी जैसे देवता आदमी को यह धोखा दे रही है। जब मैंने इसे इसके आशिक के साथ पकड़ा और कहा कि मैं ब्रजेश जी को सब कुछ सच सच बता दूंगा, तब संयोग से कुछ बताने से पहले ही मेरे घर में मेरी बहू की मौत हो गई और मैं ब्रजेश जी से कुछ नहीं कह पाया। बस उसी मौके का फ़ायदा उठाकर इसने हमें जेल तक पहुंचाया। बड़ी मुश्किल से मुझे जमानत मिली है। मेरे बेटे को तो जमानत भी नहीं मिल पाई। इसकी सच्चाई तो मैं बता ही नहीं पाता, नहीं तो वो तो आज चंद्रेश जी से अचानक मुलाकात हो गई, तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई। नैना उनकी बातों को सुनकर गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुमसे तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मैंने तो बस तुम्हारी तस्वीर देखी थी जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने। तब मेरी सहेली के पति वहाँ तुम लोगों की तस्वीर लेकर आए थे। फिर तुमने मुझे कब देखा? क्यों झूठी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो तुम लोग? माँ जी, नैना कहने लगी, यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे किसी के साथ नहीं देखा। यह तो इतना गिरा हुआ आदमी है। अपनी बहू को जलाकर मारा है इसने, सिर्फ दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया। उसकी बहू मेरी सहेली की ननंद थी। जब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ न्याय का साथ देने के लिए पुलिस स्टेशन उसके साथ गई थी, उस आदमी ने हंसते हुए कहा, न्याय का साथ देने के लिए या मुझसे दुश्मनी निभाने के लिए? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग गांव में जाकर पता कीजिए। जिस वक्त यह वहाँ गई थी उस वक्त उसका प्रेमी शरद भी गांव में था या नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नैना कहने लगी, शरद के होने या न होने से क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ उसका घर है, उसकी जब मर्जी तब आ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं अगर मैं वहाँ हूँ तो वह वहाँ है तो तब कुछ गलत ही होगा। मेरी तो उससे मुलाकात भी नहीं हुई। मुझे तो पता भी नहीं कि शरद अपने गांव आया था। चंद्रेश बोला, मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो मान लेता हूँ ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन अब जो सामने आने वाला है उसे तुम झूठा नहीं कह सकती। चंद्रेश उस आदमी से कहता, आप जा सकते हैं, बाहर जो बैठे हैं उन्हें अंदर भेजिए। कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी अंदर आता है। तब उसे देखकर नैना घबरा जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे देखकर नैना की घबराहट उसके चेहरे पर झलकने लगती है, क्योंकि वह दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि नैना का पिता सुरेश था। अपने पिता को देखकर नैना रोती हुई उसके पास गई। तभी चंद्रेश गुस्से में बोला, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम इधर ही रहो। उनसे जो पूछा जाए उन्हें बताने दो। उसके बाद तुम्हें जीवन भर उन्हीं के साथ रहना है, तो जितना लिपटना है, गले मिलना है, रोना है, वो सब घर जाकर कर लेना। नैना आश्चर्य से चंद्रेश की ओर देखने लगी। अब नैना की सास परेशान होती हुई बोली, यह सब क्या है चंद्रेश? तुमने इसके पिता को क्यों बुला लिया? चंद्रेश बोला, क्योंकि सच्चाई अब यही बताएंगे। इनकी बात पर भरोसा करेंगे ना आप लोग? अपनी बेटी के बारे में तो कोई भी बाप झूठ नहीं बोल सकता, इतना तो आप भी मानती हैं। फिर चंद्रेश सुरेश की ओर देखकर बोला, सुरेश जी, अब नैना आपके घर पर गई थी तब क्या वहाँ शरद से इसकी मुलाकात हुई? सुरेश सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उसे चुपचाप खड़े देखकर चंद्रेश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कुछ पूछ रहा हूं मैं, आपकी बेटी अपने प्रेमी शरद से मिली थी कि नहीं? उनके बीच रिश्ता था या नहीं? लगता आप ऐसे नहीं मानेंगे। तभी अचानक सुरेश जी बोल पड़े, हाँ हाँ था। चंद्रेश, इसका मतलब? चंद्रेश कहने लगा, यह बच्चा मेरे भाई का नहीं बल्कि उसी का है ना? सुरेश की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। फिर चंद्रेश चिल्लाया, जवाब क्यों नहीं देते? यह बच्चा शरद का ही है ना? सुरेश जी सर झुकाए हुए बोले, हाँ शायद। पूरी बात बताइए। चंद्रेश बोला, आपने सुना था ना इन दोनों को बात करते हुए? दवाई के नाम पर जो गोली मेरे भाई को खिलाई जा रही थी वो किसी काम की नहीं थी। इसी बात को सुनने के बाद आप इसे वापस भेजने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए आपने मेरे भाई को 4 दिन पहले ही बुला लिया था। सच कहा ना मैंने? सुरेश धीमी सी आवाज़ में बोला, जी हाँ। सुना नहीं? चंद्रेश जोर से बोला। जोर से बोलिए। चंद्रेश गुस्से में चिल्ला रहा था। सुरेश बेचारा निस्सहाय सा थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, हाँ। नैना रोती हुई बोली, यह आप क्या कह रहे हैं पापा? आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप?
जरूर इन लोगों ने आप पर दबाव डाला होगा। चंद्रेश बीच में चिल्लाकर बोला, बकवास बंद करो अपनी। कोई दबाव नहीं डाला है मैंने, सच को सामने लाया है बस। माँ, क्या आप अभी इस पर भरोसा करती हो? निर्मला की सास तो एकदम से स्तब्ध सी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, जरूर कहीं कोई गलतफहमी है। तभी निर्मला ने आकर उनसे कहा, नहीं माँ जी, कोई गलतफहमी नहीं है, सच्चाई आईने की तरह साफ है। अब हम नैना पर भरोसा नहीं कर सकते। आप भी जानती हैं कि ब्रजेश जी नैना को लेने समय से 4 दिन पहले ही चले गए थे। इसके पिता ने उन्हें बुलाया होगा, इसलिए वे पहले ही लेने चले गए थे। अब इसके पिता झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। कोई कितना भी दबाव किसी पर डाले, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को चरित्रहीन तो साबित नहीं कर सकता। और सच पूछिए माँ जी, तो मैंने भी अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि किसी पुरुष को इलाज की ज़रूरत पड़े और इलाज के बाद वह पिता बन जाए। मुझे तो लगता है कि आपने भी अपने जीवन में ऐसा नहीं सुना होगा। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता माँ जी। नैना को हम जितना सीधी सादी समझ रहे थे, उतनी सीधी तो वह नहीं है। उसके मासूम चेहरे पर मत जाइए माँ जी। ब्रजेश जी को अपने काबू में करने के लिए उसने यह सब किया होगा। अब जब ब्रजेश जी ही नहीं रहे तो यह सच्चाई सबके सामने आ गई। जिस बच्चे को हम ब्रजेश जी का बच्चा मान रहे थे, दरअसल वह बच्चा तो उनका है ही नहीं। अब ऐसे में तो इस बच्चे से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ही फैसला कीजिए माँ जी, आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। चंद्रेश बोला, फैसला क्या करना? इस तरह की औरत को हम घर में नहीं रखते। इसे तो घर से निकाल दीजिए। आप इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं सुरेश जी। नैना रोती हुई अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी, यह सब झूठ है। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो ब्रजेश जी का ही है। फिर रोती हुई वह निर्मला के पास गई और बोली, दीदी, आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? भरोसा कीजिए मुझ पर, यह सब झूठ है। मैं जानती हूँ मेरे पिताजी को ऐसा कहने के लिए मजबूर किया गया होगा। चंद्रेश गुस्से में बोला, झूठ जब सामने आ गया तब तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रही हो। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे पिता को हमने मजबूर किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें झूठा साबित करके मुझे क्या मिलेगा? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे भाई के नाम पर तुम खेल मत खेलो। मैं किसी को भी ऐसा करने नहीं दूंगा। माँ और निर्मला भोली भाली हैं, इसलिए उन्हें तुम बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारे पिताजी भी यहीं पर हैं, पूछो जरा उनसे। आज तक उन्होंने अपने जीवन में ऐसा सुना है कि कोई पुरुष दवाई खाने के बाद पिता बन जाए। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम अभी की अभी जो यहाँ से जाओ। हम सबको धोखा दे रही हो तुम अभी तक, इसलिए अब हम तुम्हें नहीं रख सकते। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। निकल जाओ फौरन यहाँ से, वरना धक्के मार कर निकालूंगा। नैना जोर जोर से रोने लगी और अपनी सास के पास जाकर बोली, माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? मायके में कितने दिन रह पाऊँगी और इस बच्चे को कैसे पालूँगी? एक तो ब्रजेश जी ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब आप भी मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मैं अकेले कैसे अपने बच्चे को संभालूंगी? एक तो उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिला और अब आप सब भी उसे अपने प्यार से वंचित करना चाह रहे हैं। माँ जी, मुझे नहीं पता चंद्रेश जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं बस इतना कह सकती हूँ, यह सब झूठ है। वह बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने तो रामू को भी यहाँ से गांव भेज दिया है। वो होता तो ज़रूर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करता। माँ जी, इस वक्त सिर्फ आप ही हैं जो सही और गलत का फैसला कर सकती हैं। चंद्रेश जी झूठ बोल रहे हैं, उनकी एक भी बात में कोई सच्चाई नहीं है। चंद्रेश गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, खबरदार जो मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। सुरेश जी, इसे यहाँ से लेकर जाइए फ़ौरन, वरना मेरे हाथों आज इसका खून हो जाएगा। सुरेश जी भी फ़ौरन नैना का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगे। नैना पीछे मुड़कर जो बार बार अपनी सास से कह रही थी, माँ जी आप गलत कर रही हैं, कुछ बोलिए ना माँ जी, चुप रहकर गलत का साथ मत दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पेट में आपका ही पोता है। सुरेश जी उसे अपने साथ ज़बरदस्ती बाहर तक लेकर आए और एक गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगे। नैना रोती हुई बोली, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? कहीं नहीं जाना मुझे, यहाँ ब्रजेश जी की यादें हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। क्यों झूठ बोला आपने? कहकर वो वापस अंदर की ओर जाने लगी, लेकिन वहाँ खड़े आदमियों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। सुरेश जी नैना के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले, बेटा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वक्त बात करने का समय नहीं है, घर चल। अब यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दे लाडो। मैंने तेरे बारे में गलत बातें की हैं, लेकिन इस वक्त तो अभी मेरे साथ चल।
नैना जाते हुए उस घर को देख रही थी जब ब्रजेश के साथ उसकी खूबसूरत यादें थी। वह रोई जा रही थी। आज उस घर से जाते हुए ऐसा लग रहा था जैसा एक बार फिर ब्रजेश से वो दूर जा रही है। नैना पीछे पलट पलट कर उस घर को तब तक देखती रही जब तक वह घर ओझल नहीं हो गया। तब तक वो उसे देखती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किसी तरह वो अपने पिता के साथ ट्रेन में बैठ गई और अपने मायके आ गई। घर के अंदर आते ही दादी ने कहा, इस मनहूस को तू यहाँ लेकर क्यों आया? अब इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इसके ससुराल वालों की है। आखिर इसका होने वाला बच्चा तो उन्हीं के घर का वारिस है, तो वो समझे हमें क्यों इसकी जिम्मेदारी उठाएं। सुरेश बोला, माँ अब चुप भी रहो, पहले इस बच्ची ने इतना दुख देखा है, कम से कम इसे यहाँ तो चैन से रहने दो। अभी अभी तो आई है, अभी से तुमने इसे ताने मारना शुरू कर दिया।